स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी इंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग साइंस एंड टेक देखने जा रहे हैं। जो भी घटना चक्र का है साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। यकीन मानो यहीं से क्वेश्चन जो बताएंगे वहीं से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में देखने जा रहे हैं। पहला न्यूज है PSLV C58। PSLV C58 के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो एक्सपो सेट लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, एक्सपो सेट लॉन्च किस व्हीकल के द्वारा किया गया? तो PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये एक्सपो सेट है क्या? बेसिकली ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन जैसे तारे हैं उनके लिए ऑब्जर्वेटरी है ये, ठीक है ना। और ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेटरी दूसरा देश इंडिया बन गया है, सेकेंड देश बन गया है जो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन जैसे तारों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, या एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। एक्सपोसैट का मतलब क्या है? एक्सपोसैट का मतलब है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है ना। अगर PCLV C58 की बात करें तो ये PSLV की बात करें तो ये 60वीं उड़ान थी, ठीक है ना। और PSLV DL संस्करण की बात करें तो ये चौथी उड़ान थी। तो इतनी बात ध्यान रखना है आपको। और साथ में ये इसका जीवन काल कितना होगा? 5 वर्ष का जीवन काल होगा एक्सपोसैट का। नेक्स्ट है कि ये एक्सपोसैट किसके? भारत ने ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, तारे जैसे जो तारे हैं उनके ऑब्जर्वेटरी के लिए प्रक्षेपित किया गया है और भारत दूसरा देश बन गया। तो पहला देश यकीनन जानना चाहिए। तो नासा ने 2021 में इमेजिन एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर मिशन प्रक्षेपित किया था। तो इससे पहले नासा ने किया था, तो सेकेंड कौन बन गया? भारत बन गया। तो इतनी बात ध्यान रखना था आपको। नेक्स्ट अगर चले तो नासा की साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान के बारे में बात करें तो आपको मालूम होगा कि मार्स है, ये मान ले मार्स है और ये जुपिटर है, बृहस्पति, इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है? एस्ट्रॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है ना। यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट बोला जाता है। इसी में एक साइकी नाम का भी क्या है? क्षुद्र ग्रह है। तो उसी के बाद अध्ययन के लिए नासा ने लॉन्च किया है। तो नासा के अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, ठीक है ना। और स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और कहां से किया गया? तो कैनेडी से किया गया। कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जिसमें क्या, जो साइकी नाम का एस्ट्रॉयड है वो बेसिकली मेटल रिच एस्ट्रॉयड है, उसके अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उसी का अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगर साइकी के बारे में बात करें तो 1852 में इटालियन खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्पारिस ने इसकी खोज की थी। 16वां क्षुद्र ग्रह था साइकी, ठीक है ना। और मंगल और बृहस्पति के जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसी में ये साइकी है, ठीक है ना। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया। तो यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट क्या है? म्यूरा 1 है, ठीक है ना। स्पेनिश कंपनी PLD स्पेस द्वारा म्यूरा 1 नामक पुनर्योज रॉकेट, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, से ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया म्यूरा 1, ठीक है ना। म्यूरा 1 का पहले नाम क्या था? एरियन 1 नाम था, ठीक है ना। ये भी बात जान लेना। और म्यूरा 1 यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। तो म्यूरा यूरोप में किसी निजी कंपनी द्वारा विकसित प्रथम रॉकेट है। अच्छा, अभी नोट 3 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? ये भी पूछा जाएगा। तो ईरान ने प्रक्षेपित किया, ठीक है ना। बेसिकली नोट 3 ईरान द्वारा विकसित एक इमेजिंग उपग्रह है, इमेज लेगा, ठीक है ना। PSLV C57, देखो PSLV C58 से अभी हमने क्या लॉन्च कराया? एक्सपोसैट ये लॉन्च किया। और PSLV C57 से आदित्य L1 लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये भी डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा खासा इसका वेटेज रहने वाला है रिसर्च में, आदित्य L1 का। तो देखो 2 सितंबर 2023 को ये PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया गया, ठीक है ना। कहां से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से ये इसको
लॉन्च किया गया। ध्यान रखना द्वितीय लॉन्च पैड से किया गया है, सार के द्वितीय लॉन्च पैड। ये जो लैग्रेंज बिंदु है वो लैग्रेंज बिंदु पर जाके अध्ययन करेगा। बेसिकली है क्या, जैसे कि एक समझ लो कि ये सन है, ये सन है, ठीक है ना, और ये अर्थ है। इनके बीच में एक ऐसा बिंदु, बहुत दूर बिंदु है, ये लैग्रेंज, ये L1 पॉइंट बोलते हैं या लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं, जहां पे सन के द्वारा जो आकर्षण बल है और पृथ्वी का आकर्षण बल है दोनों क्या है, बराबर हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी उपग्रह या कोई भी यान यहाँ पे टिका रह सकता है, ना सन की तरफ जाएगा ना अर्थ के। तो जहाँ पे इन दोनों के आकर्षण बल बराबर है उन्हीं को लैग्रेंज बिंदु बोला जाता है। ऐसे सन के चारों तरफ कितने हैं, तो 5 लैग्रेंज बिंदु खोजा गया है अभी तक, ठीक है ना। तो भारत का ये प्रथम सौर मिशन है, फर्स्ट सोलर मिशन है, कौन, आदित्य L1, ठीक है ना। ये प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है। सूर्य के अध्ययन के लिए ये प्रथम आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय मिशन है, मतलब पहली बार ये सूर्य का अध्ययन करा जाएगा। L1 अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर लैंड करेगा और न ही उसके निकट जाएगा, मतलब L1 बिंदु पे ही जाकर रहेगा। तो लैग्रेंज, ये लैग्रेंज के बिंदु के बारे में बात करें तो ये इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ थे जोसेफ लुई लैग्रेंज, इन्होंने ये ढूंढा था, इन्हीं के नाम पे ये बिंदु को रखा गया है, जहां पे दो विशाल पिंडों जैसे पृथ्वी और सूर्य के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इनकी गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। मतलब सीधी बात है, जो हमने समझाया वो आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ऐसे टोटल 5 सन पे क्या है, लैग्रेंज बिंदु है, ठीक है ना। L1 मिशन के बारे में देखा जाए तो ये सूर्य के लिए था, आदित्य L1, और 7 वैज्ञानिक पेलोड के साथ ही ये गया वहां पे, ठीक है ना, प्रक्षेपित किया गया। अब नेक्स्ट है नवमित्र डिवाइस। नवमित्र डिवाइस ये भी इसरो द्वारा नवमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण है, इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है, उसका सफल परीक्षण किया गया। तो ध्यान रखना, इसरो द्वारा नवमित्र डिवाइस का परीक्षण किया गया। एक केरल में निंदकारा उपनगर है, निंदकारा उपनगर है, वहां पे एक मत्स्य नौका में फिशिंग वेसल पे रख कर स्थापित कर इसका परीक्षण किया गया, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये जो नवमित्र है, इस उपकरण को अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित किया गया। तो नवमित्र उपकरण किसके द्वारा किया गया है, अहमदाबाद स्थित जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसके द्वारा विकसित किया गया। ये नवमित्र करेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है कि समुद्री यात्राओं के दौरान जो मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा के सुधार करने के लिए ये बनाया गया है। तो बेसिकली ये जो मछुआरे हैं उनके सुरक्षा में काम आएगा। विक्रम 1 का अनावरण किया गया। तो विक्रम 1 किसके द्वारा बनाया गया, एक प्राइवेट लिमिटेड है, स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, उसने विक्रम 1 रॉकेट क्या किया, का अनावरण किया। ये प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है इस कंपनी का, किसका, स्काई रूट का, ठीक है ना। ये पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। तो 3D प्रिंटेड तरल इंजन है, ध्यान रखना इसमें, ठीक है, और कार्बन फाइबर का बना हुआ है विक्रम 1, ठीक है। तो ये रहा कुछ विक्रम 1 के बारे में। लूना 25 मिशन, देखो भारत ने चंद्र मिशन किया था तो उसमें साउथ पोल पे जाके लैंड किया था। वैसे ही क्या किया रसिया, लूना 25 रूसी चंद्र लैंडर मिशन था, इसने भी कोशिश किया था कि हम जाके कहा, साउथ पोल पे लैंड करें, कहाँ पे, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक है ना, और वहां पे बेगुल वास्की क्रेटर पे ये निकट लैंड करना था, बट ये चंद्रमा की सतह से टकरा के नष्ट हो गया। तो लूना 25 मिशन जो था रसिया का था, चंद्र मिशन था और वो असफल रहा, ठीक है ना। PSLV C56, ठीक है ना, ये DSSAR मिशन, DSSAR मिशन जिसको बोलते हैं, ये PSLV C56 के द्वारा लॉन्च किया गया। बेसिकली ये लॉन्च अगर देखा जाए तो PSLV C56 के द्वारा 7 उपग्रह लॉन्च किए गए। कितना, 7 उपग्रह लॉन्च किए गए और सातों के सातों सिंगापुर के थे। तो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक
पूर्णतः समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। ध्यान रखना, वाणिज्यिक मिशन था। तो अभी तक हमने क्या बताया, C58 बताया, एक्सपोसेट। C57 से क्या बताया, C57 से आदित्य L1 मिशन बताया, और C56 से क्या बताया अभी हमने, DS सार के नाम से, ठीक है, DS सार के नाम से सिंगापुर के लिए ये पूर्णतः क्या वाणिज्यिक मिशन था। तो इसमें 7 उपग्रह फेंके गए थे, ये ध्यान रखना है। और सातों कहाँ के थे, सिंगापुर के थे, ठीक ना। अब चंद्रयान 3, अब देखो चंद्रयान 3 से तो क्वेश्चन बनना ही है। तो पहले चंद्रयान 3 लॉन्च कब किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। ये चंद्र मिशन कौन सा था, तीसरा था, भारत का तीसरा था। और LVM-3M4 प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया। और LVM-3 रॉकेट की ये चौथी ऑपरेशनल फ्लाइट थी, चौथी, ध्यान रखना। अगर इसका देखा जाए कुल भार कितना था, तो 3895 kg भार था। और इसमें 3 प्रमुख घटक थे, एक था स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, ठीक है, एक मतलब इंडिजिनस प्रोपल्शन मॉड्यूल था, लैंडर मॉड्यूल था, और रोवर था, ठीक है ना। तो 3 चंद्रयान में 3 घटक थे। रोवर का कुल भार देखा जाए तो 26 kg था, ये पूछा नहीं जाएगा फिर भी। 23 अगस्त को, ध्यान रखना, 14 को लॉन्च किया गया, और 14 क्या जुलाई को ना, तो 14 जुलाई को अभी हमने डेट बताया, ध्यान रखना 14 जुलाई को, और 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। और 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन क्या हुआ, लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। तो सॉफ्ट लैंडिंग में अगर देखा जाए तो विश्व का चौथा देश बन गया सॉफ्ट लैंडिंग में। और इससे पहले अगर सॉफ्ट लैंडिंग देखा जाए तो कौन कौन कर रखा है, तो अमेरिका, रूस जो USSR के नाम से जाना जाता था वो, और तीसरा था चीन। अब चौथा कौन हो गया, भारत हो गया। और दक्षिणी ध्रुव पे अगर साउथ पोल पे बात करें तो विश्व का पहला अंतरिक्ष यान का सफल लैंडिंग कराने वाला चंद्रमा पे कौन बन गया, भारत बन गया। अच्छा, जहां चंद्रयान 3 लैंड किया, विक्रम लैंडर, वो जगह को बोला गया शिव शक्ति बोला गया। और जब ये सफलतापूर्वक क्या हो गया, लैंड कर गया, तो उसी दिन अनाउंस कर दिया आपने प्रधानमंत्री जी ने कि 23 अगस्त को हम क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है ना। दूसरा, जहां पे चंद्रयान 2 याद है कि आप लोगों को कि वो असफल रहा था लैंड करने में, तो जहां पे वो टकराया था उस पॉइंट को तिरंगा नाम दिया गया। जबकि जो चंद्रयान सफलतापूर्वक जहां लैंड किया उसको शिव शक्ति नाम दिया गया। क्या दिया गया, शिव शक्ति, ठीक है ना। और जहां पे चंद्रयान 2 जिस स्थान पे पद चिन्ह छोड़ा था उसको नाम दिया तिरंगा पॉइंट, ठीक है ना। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। जो विक्रम लैंडर था उससे क्या उतारा गया, प्रज्ञान रोवर। तो विक्रम लैंडर था, उसमें रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर था, वो चंद्रमा के सतह पे उतारा गया। अब चंद्रमा के सतह पे उतारा गया तो इसने बहुत कुछ अच्छा खासा कुछ रिसर्च करके भेजा डाटा, जिसमें एक था कि चंद्रमा की सतह जो देखा जाए तो तापमान, दिन में जो तापमान होता है वो 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। लेकिन उसी के जस्ट 80 mm नीचे जाने पे तापमान क्या था, -10 डिग्री था। तो इससे पता चलता है कि जो भी आगे ऊपर बना हुआ है और इसके 80 mm नीचे जाने पे टेम्परेचर -10 हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर को अवरोधक वाला कोई मटेरियल है जिसपे मून है, ठीक है ना। तो चंद्रमा की सतह का तापमान 40 से 50, जबकि उससे नीचे जाने पे 10 डिग्री। एक और बड़ी बात यहाँ पे हुआ कि चंद्रमा पे सल्फर की उपस्थिति का भी खोज इसने किया। बहुत सारे मिनरल का, जैसे मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता लगाता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट था। एक और चीज जान लो कि इसरो के द्वारा और जाक्सा जो जापान का एरोस्पेस है रिसर्च सेंटर, वो दोनों संयुक्त रूप से ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन का संचालन करने के लिए घोषणा कर दिया है। तो इसरो और जाक्सा का मिशन है ल्यूपेक्स। ये पूछा जाएगा, ये अगला चंद्र मिशन होगा ल्यूपेक्स।
अच्छा, GSLV F12, GSLV F12 इसके द्वारा NBS 01 मिशन लॉन्च किया गया। देखो, श्रीहरिकोटा से GSLV F12 मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ये NVS 01 क्या है? द्वितीय पीढ़ी का, ध्यान रखना, द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। द्वितीय पीढ़ी का नेविगेशन उपग्रह है। जैसे याद होगा कि नाविक इससे पहले प्रक्षेपित किया गया था, नाविक में नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये नाविक में प्रक्षेपित किया गया था। तो उसी का ये पार्ट है NVS 01। ठीक है, नाविक इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। याद होगा कि नाविक का ही एप्पल अब क्या लेता है? डाटा लेता है। ठीक है ना, जो GPS लेता है, GPS की तरह जो लोकेशन पता होता करने के लिए, तो एप्पल ने भी अब नाविक को ये कर दिया, नाविक के द्वारा ले रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात है। NVS उपग्रह पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी लगी है, इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक का इसमें प्रयोग किया गया NVS में। तो NVS क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये जो नाविक है उसका पार्ट के रूप में द्वितीय पीढ़ी का एक सैटेलाइट है जो लॉन्च किया गया है, और ये 12 वर्ष काम करेगा। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, ठीक है ना, उसने अभी हाल ही में रिसर्च किया, कितना? शनि के 63 नए उपग्रह की खोज कर दिया। तो अब शनि के उपग्रह कितने? 83 से 83 से बढ़ के कितना हो गया? 146 हो गया। तो टोटल शनि का अगर देखा जाए तो शनि का उपग्रह कितने हो गया है? टोटल 146 हो गया शनि का, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा। और टाइटन, ध्यान रखना, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। बृहस्पति का दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे शनि का उपग्रह है, दूसरे नंबर पे बृहस्पति का है, तीसरे नंबर पे यूरेनस है, और नेपच्यून का 14 है, मंगल का 2 है, और पृथ्वी का 1 है। देखो, इससे पूछा जाता है ना कि कौन से ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है, तो इसमें शुक्र और बुध हो जाएगा। ठीक ना, शुक्र और बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ये बताने के लिए सिर्फ इतनी चीज बात किया जा रहा है। अच्छा, यूरोपीय देशों के द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया गया। ध्यान रखना, ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा जूस मिशन लॉन्च किया गया। किसके लिए? तो जूस मिशन है बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना, जूस मिशन किसका? बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए। तो फ्रेंच गुयाना से यूरोपीय स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट के द्वारा जूस मिशन क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है ना, ये जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। 8 वर्षों के बाद, 14 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था। सोचो, 8 वर्षों के बाद कहां पहुंचेगा? बृहस्पति पहुंचेगा। और ये बृहस्पति से पहुंचने से पहले यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के निकट से होकर गुजरेगा। ये सब क्या है? एस्टेरॉयड है वहां के, जुपिटर के, ठीक है ना, के पास में। तो जूस देखा जाए, मतलब जूस की बात करें तो जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरेशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन है। न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक बृहस्पति ग्रह से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे इसमें। और ध्यान रखना, अभी तक हमने जो ऊपर बोला था एस्टेरॉयड है, वो गलत बोला था। मून, जो गैनीमेड है, कैलिस्टो है, यूरोपा है, ये 3 क्या है? उपग्रह हैं। किसके? 3 उपग्रह हैं बृहस्पति के। आज तक सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखा जाए, जितने सोलार मिशन हैं उस सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और गैनीमेड किसका है? ये बृहस्पति का है। तो ये भी बात ध्यान रखना। जबकि हमने शनि का क्या बताया था? टाइटन बताया था। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। भारतीय अंतरिक्ष नीति लॉन्च किया गया। तो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे भी यह नीति लागू होगा। ये ध्यान रखना कि जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होंगे उन पे भी ये नीति लागू होगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति, इतना ध्यान रखना। अच्छा, इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा, ये भी बोला गया है। इसके पास जो भी देश में अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, निर्देशित करने
और प्राधिकृत करने का अधिशेष होगा, मैंडेट होगा इन स्पेस के पास। एक और इन स्पेस के बारे में बताया गया कि एक स्वायत्त सरकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा इन स्पेस। एक NSIL के बारे में बात किया गया है, ये पूर्णतः क्या करेगा, जो व्यवसायीकरण है उसको प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा NSIL, ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे अभी सिंगापुर वाला 7 प्रक्षेपित किया गया था उपग्रह, तो NSIL ने व्यवसायीकरण के रूप में काम किया था, ठीक है ना। यही पूरे प्लेटफॉर्म देखेगा व्यवसाय का, बिजनेस का, NSIL। और इन स्पेस एक स्वायत्त सरकारी संगठन होगा। तो ये कुछ नीति के बारे में इंपॉर्टेंट बात था, इन स्पेस के बारे में, NSIL के बारे में। नेक्स्ट है इसरो के द्वारा RLV लेक्स मिशन, RLV लेक्स मिशन के बारे में देखा जाए तो ये RLV का मतलब क्या होता है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले लॉन्च व्हीकल के बारे का सफलतापूर्वक इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है इसरो ने। तो बस इतना से जानना है कि जो लॉन्च व्हीकल है उसका दोबारा यूज किया जा सके, उसका सफलतापूर्वक इस मिशन का क्या किया है, क्रियान्वयन किया है, किसने, इसरो ने किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए LVM3M3, LVM3M3, ध्यान रखना ये LVM3 और M4 के द्वारा क्या, चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था। और यही LVM3M3 के माध्यम से क्या, वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, ठीक है ना। तो ये छठी उड़ान थी, जो M3 की बात करें, छठी उड़ान थी श्रीहरिकोटा के द्वितीय लॉन्च पैड से ये किया गया। वन वेब ग्रुप कंपनी के 36 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए गए, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मेसर्स वन वेब UK के लिए ये पूरा मिशन था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा ये क्या किया गया, वाणिज्यिक मिशन या दूसरा समर्पित व्यवसायिक उपग्रह मिशन था, सेकेंड डेडिकेटेड कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन था, ध्यान रखना। तो 36 के 36 उपग्रह वन वेब गुरु कंपनी का फेंका गया, प्रक्षेपित किया गया, ठीक है ना। किससे, तो LVM3M3 से, ठीक है ना। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट, विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन है, टेरान 1 है, ठीक है ना। ये पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फ्लोरिडा, जो फ्लोरिडा US में है, उसके कैप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया, ठीक है ना। अगर इसका विकास देखा जाए टेरान का, तो ये कैलिफोर्निया स्थित एक एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस, उसके द्वारा ये विकास किया गया टेरान 1 का, ठीक है ना। तो टेरान 1 लॉन्च की जाने वाली अब तक सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड संरचना है टेरान 1। किसके द्वारा किया गया, US के द्वारा। मेगाट्रॉपिक्स 1 का नियंत्रित पुनर्प्रवेश सफल। तो मेगाट्रॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट में रहा, देखो जब प्रक्षेपित किया गया था मेगाट्रॉपिक्स 1, तो उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, वर्क करना बंद कर दिया। तो ऊपर रहता तो डेब्रिज बनाता, तो उसमें क्या था कि थोड़ा सा ईंधन बच गया था, तो उस ईंधन को यूज किया भारत के वैज्ञानिकों ने, और उसको क्या किया, उसको जो कक्षा में था उस कक्षा से नीचे उतारा, तो वो फिर से वहां से, मतलब जो अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष से नीचे उतर के पृथ्वी के मंडल में प्रवेश करके प्रशांत महासागर में उतारा गया, ध्यान रखना। तो मेगाट्रॉपिक्स पे ये प्रयोग किया गया कि डेब्रिज के रूप में जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको नीचे उतार के, ठीक है ना, नीचे उतार के डेब्रिज जो है या कूड़ा करकट स्पेस क्या कहते हैं, डेब्रिज, जो भी डेब्रिज, ठीक है ना, वो डेब्रिज को हम नीचे ला सकते हैं। तो ये भारत ने दिखा दिया कि भाई जो स्पेस में डेब्रिज बन रहे हैं उसका निवारण किया जा सकता है। अगर मेगाट्रॉपिक्स 1 की बात करें तो PSLV C-18 के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित था, ठीक है ना। 21 तक तो करता था, लेकिन स्पेस डेब्रिज जो अंतरिक्ष यान कचरे हैं उसको इसरो ने क्या किया कि जो भी स्पेस डेब्रिज है उसको कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पृथ्वी पे इसको उतार दिया,
ठीक है ना। तो स्पेस डेब्रिज कम हो सकता है, ये दिखा दिया भारत ने। अब एस एस एल वी D2 EOS-07 मिशन, ठीक है। ये जैसे PSLV था हमारा, PSLV उसी की तरह एक शॉर्ट में लाया गया, SSLV लाया गया, ठीक है ना। SSLV लाया गया क्यों कि छोटे छोटे मिशन के लिए भी PSLV यूज किया जा रहा था, तो खर्चा बढ़ रहा था, उसके लिए छोटे मिशन के लिए SSLV लाया गया, ठीक है ना। उस SSLV से EOS-07 मिशन लॉन्च किया गया। इसका सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट था, ठीक है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के प्रथम लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया। इसमें 3 उपग्रह थे, एक तो EOS-7, जानुस और आजादी सेट 2, ठीक है ना। EOS-7 ये क्या था, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट था, ठीक है। जानुस देखा जाए तो जानुस 1 ये अमेरिकी कंपनी का एक उपग्रह था। तो इस तरह से ये 3 सैटेलाइट किसे SSLV D2 से भेजा गया, लॉन्च किया गया। आजादी सेट 2 के बारे में देखा जाए तो ये चेन्नई स्थित एक भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप है, स्पेस किड्स इंडिया, उसके द्वारा बनाया गया। एक खास बात है आजादी सेट 2 के बारे में कि विश्व में ये प्रथम अवसर था जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के 750 छात्रों ने इसे मिलकर तैयार किया था। किसको? आजादी सेट 2 को। तो ये एक बड़ी बात थी, ठीक। एक चीज और न्यूज में रहा कि नासा चंद्र मिशन न्यूज में रहा, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नासा चंद्र मिशन में भेज रहा है। आर्टेमिस 2 नाम दिया गया है, ध्यान रखना। एक आर्टेमिस एकॉर्ड है, वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है। आर्टेमिस 2 ये जो द्वितीय है, ये वैसे ही जैसे अपोलो 17 चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन था 1972 में, वैसे ही आर्टेमिस 2 भी लॉन्च करेगा। और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 4 जाएंगे इसमें, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना हैमक-कोच और जेरेमी हैंसन। तो क्रिस्टिना कोच चंद्र मिशन पे जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, ये न्यूज में है। क्रिस्टिना कोच के नाम में अंतरिक्ष महिला, किसी महिला द्वारा सबसे लंबी 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भी है, तो इनको भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस एकॉर्ड दोनों में अंतर समझ लेना कि आर्टेमिस एकॉर्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए है और आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन है नासा का, जिसमें मानव युक्त मिशन है, जिसमें एक महिला भी जाएंगी और महिला का नाम क्या है? क्रिस्टिना कोच है। सबसे लंबा अरब अंतरिक्ष मिशन के बारे में देखा जाए तो देखो अभी ये अप्रैल में सबसे लंबे अरब अंतरिक्ष यात्री मिशन की घोषणा कर दिया गया, जिसमें क्रू 6 मिशन के अंग के रूप में अमीराती अंतरिक्ष यात्री सुल्तान अल नियादी को कहां पे भेजा जाएगा? ISS पे भेजा जाएगा। तो सुल्तान अल नियादी को कहां भेजाएगा? ये ISS पे भेजा जाएगा। ये दूसरा अवसर होगा जो जाएगा कोई UAE का। पहले गए थे हज्जा अल बंसूरी, ये UAE के प्रथम व्यक्ति थे जो ISS पे भेजे गए थे, और दूसरे हैं सुल्तान अल नियादी। बस इतना ध्यान रखना है। अब अद्यतन तकनीक और प्रौद्योगिकी के बारे में देखा जाए तो एरावत भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर हो गया है। सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन हो गया? एरावत हो गया। अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी टॉप 500 की सूची जो जारी किया गया उसमें फ्रंटियर US का नंबर 1 पे रहा, दूसरे नंबर पे अरोरा ये भी अमेरिका का था, ईगल ये भी टॉप 3 अमेरिका का था, उसके बाद चौथा पे फुगाकू जापान पे था, चौथा था जो कि कभी टॉप पे हुआ करता था, वो फुगाकू अब चौथे नंबर पे आ गया। फ्रंटियर सबसे फास्टेस्ट कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। अगर पेंटाफ्लॉक्स में देखा जाए तो 1194 पेंटाफ्लॉक्स इसकी स्पीड है फ्रंटियर का, और 585 के लगभग कौन है? अरोरा का है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। टॉप 500 की सूची में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को स्थान दिया गया है। कितने? 500 में 4 भारत के सुपर कंप्यूटर शामिल होंगे। पहला है, पूछा जाएगा, ये सीडेक के द्वारा जो बनाया गया स्थापित एरावत PSAI वर्तमान में भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है। अगर 500 की सूची में देखा जाए तो इसका 90
पोजीशन पे है। ठीक है, इसका स्पीड है 8.50 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है ना, पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, इसको अगर देखा जाए, जो एरावत है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे राष्ट्रीय कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑन AI के तहत इसको क्या किया गया है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सीडेक में पुणे में ही स्थापित है परम सिद्धि AI। परम सिद्धि, ये परम सिद्धि देखा जाए तो 163वां स्थान पे है। कभी ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जाता था, आज ये दूसरे नंबर पे है, एरावत नंबर 1 पे हो गया और 163वां स्थान मिला है। ये भी सीडेक में है, एरावत भी सीडेक में है स्थापित। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रत्यूष। प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है उसको 201वां स्थान मिला है। और ध्यान रखना ये कहाँ स्थापित किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में, अर्थात भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्था पुणे में स्थापित है प्रत्यूष। तो कहाँ पे स्थापित किया गया ये भी ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, और नेक्स्ट है चौथा मिहिर। मिहिर है 354वें स्थान पे। तो हमने क्या बताया, एरावत बताया, दूसरा क्या बताया, परम सिद्धि बताया, तीसरा क्या बताया, प्रत्यूष बताया, और चौथा बताया मिहिर। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि एरावत नंबर 1 पे है, मिहिर है 354 पे। और ये कहाँ पे स्थापित है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में स्थापित है मिहिर। ठीक है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में स्थापित है। तो टॉप के 2 परम सिद्धि और एरावत कहाँ पे, सीडेक में है, पुणे में स्थापित है। हमने प्रत्यूष कहाँ बताया, तो ये पुणे में ही स्थापित है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में स्थापित है। और मिहिर कहाँ पे है, नेशनल सेंटर ऑफ फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में स्थापित है। तो ये टॉप 500 की बात थी। अगर और बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, जैसे परम कामरूप IIT गुवाहाटी में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत कम बनेंगे। परम सिवाय कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है, IIT BHU में। ठीक है ना, IIT BHU के द्वारा बनाया है। परम संगणक IIT कानपुर में। ठीक है ना, नेक्स्ट दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो जोको विडोडो हैं, ये दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया और उस रेल का नाम क्या दिया, वुस दिया। ठीक है, क्या दिया, वुस दिया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था। भारत में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चूज किया गया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, लेकिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चिन्हित किया गया। भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया, 23वां, ध्यान रखना, एक ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का इकाई 3 लगाया गया। ये पहला स्वदेशी है। कितना मेगावाट इलेक्ट्रिक का है, तो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक क्षमता का है। ये PHWR पे काम करेगा, मतलब दाबित भारी जल रिएक्टर के रूप में काम करेगा, जो चरण पहला है, चरण पहले पे काम करेगा। काकरापार कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर इसके इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता के साथ भारत कितना हो गया है, ये स्थापित होने के बाद 7480 मेगावाट। ध्यान रखना 7480 मेगावाट, लगभग 1.7% पूरे एनर्जी का उत्पादन न्यूक्लियर एनर्जी से भारत करता है। तो ये 7480 मेगावाट हो गया। भारत का 6G अलायंस, भारत 6G अलायंस, ध्यान रखना कि दूरसंचार विभाग और केंद्रीय संचार मंत्रालय ने भारत 6G अलायंस का गठन की घोषणा किया। ठीक है ना, तो 6G अलायंस सहयोगी मंच है जिसमें जो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के और निजी कंपनियां होंगे या शिक्षाविद होंगे, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे, वो सबको शामिल किया जाएगा। अलायंस मतलब एक प्लेटफॉर्म देगा और उसमें क्या किया जाएगा, वायरलेस, इसमें इस 6G के बारे में जो भी रिसर्च करना होगा, टेक्नोलॉजी विकसित करना होगा, किया जाएगा। तो अगली पीढ़ी को बेहतर बेतार तकनीकी वायरलेस में
नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये भारत 6G अलायंस गठित किया गया है। गठन का मेन उद्देश्य क्या है कि अगली पीढ़ी की बेतार तकनीकी वायरलेस टेक्नोलॉजी में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत 6G अलायंस ध्यान रखना, ठीक है ना। भारत 6G विजन दस्तावेज किसने लॉन्च किया था, ये भी पूछा जा सकता है। 6G विजन दस्तावेज हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, भारत 6G विजन दस्तावेज, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कि ये 6IMT 2030 है क्या। तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा ये IMT 2030 नाम दिया गया है। किसको, 6G प्रौद्योगिकी को नाम दिया गया, ठीक है ना, 6G प्रौद्योगिकी से। तो ध्यान रखना कि 2030 क्या है, 6G प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। सागर संपर्क, देखो सागर संपर्क देखा जाए तो ये हमारे जलमार्ग, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इस प्रणाली का, सागर प्रणाली का उद्घाटन किया गया। बेसिकली ये है क्या, तो डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये सागर संपर्क, एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है कि जो भी नेविगेशन में, मतलब समुद्र में जो भी घटनाएं घटित हो या एग्जैक्टली पोजीशन दिखाना, साथ में उसकी सुरक्षा करना, या कहते हैं लोकेशन एग्जैक्ट पता करना, या कोई घटना घटित हो रही है समुद्र में उसका पता करना, उसके ऊपर निगरानी करने के लिए है। तो मेनली क्या है कि GNS में पाई गई त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक कर कर पोजिशनिंग डाटा को सटीकता में सुधार करना, जो भी पोजीशन हो उसके डाटा में सुधार करने के लिए सागर संपर्क लॉन्च किया गया। भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क, भाई भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क या इकोसिस्टम बनाने वाला राज्य कौन हो गया, तेलंगाना लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क किसने बनाया है, तेलंगाना सरकार ने बनाया है। और राज्य, ये पहला, देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है जिसने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जारी किया है, ठीक है ना, घोषणा किया है। तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर की स्थापना भी करेगा। तो तेलंगाना राज्य तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर का भी स्थापना करेगा। साथ ही साथ ये एक रोबो पार्क का भी स्थापना करेगा। तो रोबो पार्क भी बनाएगा, तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर भी बनाएगा, और देश का पहला राज्य भी हो गया रोबोटिक्स फ्रेमवर्क जारी करने वाला, ठीक है ना। इससे पहले 5 फ्रेमवर्क और लॉन्च किया जा चुका है तेलंगाना के ही द्वारा। पहला ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क 2018 में जारी किया गया था, ड्रोन फ्रेमवर्क 2019 में जारी किया गया था, और AI फ्रेमवर्क 2020 में जारी किया गया था। क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क 2021 में जारी किया गया। तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा ही ये जारी किया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और सभी ध्यान रखना इसमें। विश्व का पहला नैनो DAP तरल उर्वरक के बारे में देखा जाए तो अमित शाह जी ने नई दिल्ली में नैनो DAP तरल उर्वरक का क्या किया, लोकार्पण किया। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से DAP, बेसिकली इफ्को ने नैनो DAP उर्वरकों के उत्पादन के लिए गुजरात के कलोल और कंडाला में उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की है। तो इफ्को के द्वारा नैनो DAP का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो उड़ीसा के पारादीप में भी ऐसी सुविधा है जो नैनो DAP फर्टिलाइजर का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। और हाल ही में गुजरात के कलोल में नैनो DAP का उद्घाटन कौन, अमित शाह ने भी किया था, तो ये भी ध्यान रखना। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे खोला जाएगा, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ये खोला जाएगा। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ध्यान रखना कहाँ पे खोला जाएगा, तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में देखा जाए तो इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का 2023-24 से स्टार्ट होके 30-31 तक चलेगा, 8 वर्षों तक चलेगा ये क्वांटम, राष्ट्रीय क्वांटम। तो ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें 4 क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे इस मिशन, क्वांटम मिशन के तहत। एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग स्थापित किया जाएगा, दूसरा क्वांटम संचार मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन, और तीसरा क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी स्थापना किया जाएगा। क्वांटम सामग्री उपकरण, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस की स्थापना किया जाएगा, ठीक है ना।
और गुजरात में साथ में जो ग्रेटर कर्णावती है, ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना भी प्रस्तावित है। तो ग्रेटर कर्णावती क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना। अभी यूरेनियम 241 का नया समस्थानिक खोजा गया। ये इसका परमाणु क्रमांक क्या है? एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक वेट कितना है? 241 है। तो यूरेनियम 241 अगर देखा जाए तो ये किसने खोजा है? जापान के रिसर्चर ने खोजा है, ध्यान रखना, जापान के द्वारा खोजा गया है। अगर यूरेनियम के बारे में देखा जाए तो ये दूसरा सबसे भारी समस्थानिक है। क्यों? इससे पहले 238 यूरेनियम का था, वो सबसे भारी समस्थानिक था। अभी जो खोजा गया तो 241, ये दूसरा हो गया। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया जा रहा है? एशिया का 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर ये स्थापित किया जाएगा हमारा कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्था में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। किसके? देवस्थल वेधशाला परिसर में किया जाएगा। और इस टेलीस्कोप का डिजाइन और निर्माण किसने किया है? बेल्जियम में एडवांस मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम कॉर्पोरेशन और सेंटर स्पैटियल डी लीज ने इसका निर्माण किया है, ठीक है ना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करें तो ये स्विट्जरलैंड स्थित जो AQ एयर द्वारा ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है। 131 देशों को शामिल किया गया है इसमें और PM 2.5 के आंकड़ों पे जारी किया जाता है। ध्यान रखना, जो भारत जारी करता है वो दोनों पे PM 2.5 और PM 10 पे करता है, बट ये AQ एयर सिर्फ PM 2.5 पे जारी करता है, ठीक है ना, सांद्रता पे, PM 2 के सांद्रता। अगर इस दृष्टि में देखा जाए तो 3 देश सबसे ज्यादा सांद्रता पाया गया P2.5 में, एक तो चाड, दूसरा इराक और तीसरा पाकिस्तान। और इन तीनों देशों में देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं कौन? चाड, इराक, पाकिस्तान, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन है? चाड है, ठीक है। अब भारत देखा जाए तो इसमें कौन सा स्थान पे आता है? 8वें स्थान पे आता है। कौन से? 8th पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो अनजामेना है। अनजामना चाड की राजधानी है। ये सबसे विश्व की प्रदूषित राजधानी है, ध्यान रखना। और दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। तो पहला अनजामेना है जो चाड की राजधानी है, दूसरा नई दिल्ली है। ध्यान रखना, राजधानी के बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं मध्य और दक्षिण एशिया में 15 सबसे प्रदूषित शहर हैं, ध्यान रखना। वर्ष 2022 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर में 12 भारत के हैं और 3 पाकिस्तान हैं, ठीक है। इस क्षेत्र का, मध्य और दक्षिण एशिया का देखा जाए तो क्षेत्र का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर है, पाकिस्तान है, मध्य और दक्षिण एशिया का, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो राजस्थान का भिवाड़ी है, मध्य और दक्षिण एशिया की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर, देखा, वातानुकूलित कंडेंसर, देखो अभी तक ये उत्तरी कर्णपूर्णा सुपर क्रिटिकल संयंत्र है, इसमें देश का पहला वातानुकूलित कंडेंसर मतलब एयर कूल्ड कंडेंसर का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? NTPC द्वारा। ये है क्या? वातानुकूलित कंडेंसर क्या है? अभी तक जो भी ठंडा करने के लिए कोई भी थर्मल पावर होता है, ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी एयर कूल्ड कंडेंसर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे AC होता है ना, तो अब ठंडा करने के लिए क्या एयर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग किया जाएगा, न कि पानी का उपयोग किया जाएगा। बस यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें किया जाएगा उत्तरी कर्णपूर्णा सुपर क्रिटिकल संयंत्र में। कहाँ पे है? ये झारखंड में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, बैंडिकूट क्यों इंपॉर्टेंट रहा? तो विश्व का पहला मैला ढोने वाला रोबोट कौन है? केरल सरकार द्वारा ये बैंडिकूट का अनावरण किया। तो ये वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक स्कैवेंजर है बैंडिकूट, ध्यान रखना बैंडिकूट को, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो केरल मैनहोल की सफाई हेतु रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है ना।
अगर बैंडिकूट का विकास देखा जाए तो जेनरो रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है, जो केरल में है उसके द्वारा किया गया। जम्मू और कश्मीर में पहली बार लिथियम की खोज हुई। तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमना क्षेत्र में क्या 5.9 मिलियन टन की लिथियम की खोज हुई। 5.9 मिलियन टन का, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लिथियम के अगर देखा जाए तो इसके लिथियम के जो ओर होते हैं उन ओर का नाम क्या है? तो एक को बोलते हैं स्पेडुमिन, जिसे लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, पेटालाइट, लेपिडोलाइट और एबला एगोनाइट एबलाए एगोनाइट, ये 4 क्या है और है जिससे लिथियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा अगर लिथियम का भंडार अगर देखा जाए तो चिली में है, 9.3 मिलियन टन के साथ है। ठीक है ना। भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र कहां पे लगाया गया है? ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया गया है भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पे हुआ? तो ये नागपुर में हुआ। राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में ये 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है ना। विषय क्या था? महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विषय भी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन इन पावर। ठीक है। 108वीं भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया? तो विजय लक्ष्मी सक्सेना ने किया था। ठीक है ना। देखो, आदा योनाथ इजराइल के हैं। ये प्रथम इजरायली महिला थी जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। ये 108वीं विज्ञान कांग्रेस में पार्टिसिपेट की, तो इसलिए ये न्यूज में ये भी रहा, या आदा योनाथ। ठीक है ना। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस में शामिल होने वाली ये महिला थी। ठीक है। और जो इजराइल के पहला नोबेल पुरस्कार जीती थी, तो ये भी बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, इसी के साथ 108वें विज्ञान के साथ कांग्रेस के साथ जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का पहली बार आयोजन किया गया। ये ध्यान रखना, जनजातीय विज्ञान कांग्रेस का। किसान विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन के समय में मुख्य अतिथि के रूप में किसान विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन के समय में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे, वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मश्री राहीबाई सोमा पोपेरे, ये मदर ऑफ सीड के रूप में जानी जाती हैं, ये थी। ठीक ना। किसान विज्ञान कांग्रेस, तो इसके साथ बहुत सारे कांग्रेस होते हैं, महिला कांग्रेस, विज्ञान कांग्रेस होता है, तो इसके साथ पहली बार और जोड़ दिया गया जनजातीय कांग्रेस, किसान विज्ञान कांग्रेस। तो जो भी विज्ञान कांग्रेस होता है उसके साथ ये सब पार्ट के रूप में होते हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ पे? गुजरात के सूरत में की गई। किसके द्वारा किया गया? तो एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड के द्वारा इसकी भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना का शुरुआत किया गया है। तो बस इस कहाँ किया गया ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इंडिपेंडेंट भारत को कब तक बनना है? ध्यान रखना, 2047 तक बनना है। और नेट जीरो कब तक बनना है? तो 2070 तक बनना है। तो भारत को नेट जीरो कब तक? 2070 तक। और एनर्जी इंडिपेंडेंट कब बनना है? 2047 तक। नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया। आंवला है कहाँ पे? बरेली में है, बरेली में। और फूलपुर क्या है? प्रयागराज में। ये दोनों इफ्को का क्या है? सेंटर है, मतलब फर्टिलाइजर सेंटर है, कंपनी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे नैनो यूरिया का क्या संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आप देखो, इससे पहले अगर देखा जाए तो इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र के आधारशिला कहाँ पे रखा गया? गांधी धाम गुजरात में रखा गया। कलोल में किसने रखा था? अमित शाह जी ने रखा था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियां, मतलब हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में रहा। ठीक है ना। हेल्थ में अगर देखें तो वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट के बारे में देखा जाए, जो टीबी रिपोर्ट है, तपेदिक उसी को बोलते हैं टीबी रिपोर्ट। तो वैश्विक टीबी रिपोर्ट कौन निकालता है? पहले तो ये जान लो,
WHO निकालता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। ये रिपोर्ट बताता है कि साहब जो कोविड से मृत्यु हुई, कोविड के बाद अगर दूसरा सबसे ज्यादा मृत्यु हुआ है तो वो टीबी से हुआ है, टीबी से हुआ दूसरा प्रमुख कारण है। तो कोविड के बाद दूसरा प्रमुख कारण मृत्यु का टीबी रहा, ये ध्यान रखना। अगर पूरे विश्व में टीबी देखा जाए तो टीबी 7.5 मिलियन लोग ग्रसित थे टीबी से, ठीक है ना। 1995 से टीबी निगरानी, वैश्विक टीबी निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? WHO द्वारा किया गया था 1995 से, ठीक है ना। अगर 2022 में मृत्यु, केवल 2022 में देखा जाए तो टीबी के कारण मृत्यु कितने? 1.30 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। देखो 2/3 टीबी के मामले केवल विश्व में 8 देशों से आते हैं, उसमें नंबर 1 पे अपना भारत है। सबसे ज्यादा मामले टीबी के कहाँ आते हैं? 27%, पूरे विश्व के 27% केवल भारत में, उसके बाद इंडोनेशिया, देन चीन है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 22 सितंबर 2023 को टीबी पे संयुक्त राष्ट्र की दूसरी उच्च स्तरीय बैठक के आयोजन किया गया था। दूसरा था, पहला कहाँ पे? 2018 में किया गया था, 2018 में यूएन द्वारा किया गया था पहला, और दूसरा कब किया गया? 2023 में किया गया यूएन के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक, ठीक है ना, टीबी पे। और ये जैसा कि बताया रखें कि टीबी का सर्वाधिक मामले कहाँ पे आया है? भारत में है, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी लॉन्च किया गया था इसको देखते हुए रिपोर्ट से। तो 2025 तक भारत ने टीबी उन्मूलन का रखा है टारगेट। कब तक? 2025 तक। और विश्व ने कैसा लक्ष्य रखा है? टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य है 2030 तक। उससे 5 वर्ष कम रखा है कौन? भारत, कि हम क्या कर देंगे? टीबी का उन्मूलन कर देंगे। निक्षय मित्र पहल, ध्यान रखना, निक्षय मित्र पहल टीबी मरीजों को गोद लेने से रिलेटेड है। इसमें क्या किया जाएगा? निक्षय मित्र पहल के तहत जो भी मरीज होंगे उनके दवा ववा का खर्चा जो गोद लेगा उसके द्वारा वहन किया जाएगा। भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने वाला भारत का मंजूरी दे दिया है कि भारत अब ये एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त होने वाला भारत देश हो गया, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना। R21 मैट्रिक्स M, ये द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, ध्यान रखना, मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाया गया। दूसरा है R21 मैट्रिक्स M, तो इसका मतलब पहला भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये दूसरा टीका R21 मैट्रिक्स M है जिसका WHO द्वारा क्या कर दिया गया है? सिफारिश कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले 2021 में WHO द्वारा RTS ASO01 व्यवसायिक नाम था मास्क्यूरिक्स टीका का क्या किया गया था? सिफारिश किया गया या संतुष्टि किया गया था किसका? मास्क्यूरिक्स का। और दूसरा क्या है? R21 या मैट्रिक्स M, ध्यान रखना। मैट्रिक्स M के बारे में देखा जाए वैक्सीन के बारे में तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो वैक्सीन होगा ये सैपोनिन आधारित एडजुवेंट होगा, मतलब सैपोनिन पे आधारित ये बनाया जाएगा वैक्सीन। और ये सैपोनिन कहाँ पाया जाता है? तो चिली में पाया जाने वाला एक क्विलाजा सैपोनोरिया, या इसको बोलते हैं सोप बार्क बोलते हैं। ये पेड़ में पाया जाने वाला कंपाउंड है। कौन? सैपोनिन। ये एक पेड़ में पाए जाने वाला कंपाउंड है जो चिली में पाया जाता है पेड़, और उस पेड़ का नाम है क्विलाजा सैपोनेरिया। इसके कंपाउंड से ये विकसित किया जा रहा है मैट्रिक्स M, ठीक है ना। WHO द्वारा रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर का अनावरण किया गया। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर या चार्टर ऑफ पेशेंट सेफ्टी राइट का अनावरण किसने किया? तो WHO ने किया है। इसमें क्या है कि सभी रोगियों को मूल अधिकारों को रेखांकित करने वाला ये पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर है WHO का। तो सभी रोगियों को मूल अधिकार को रेखांकित करने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर देखा जाए
तो WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधीनगर गुजरात में प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पे हुआ? गांधीनगर में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ पे किया गया? गांधीनगर में किया गया। WHO के साथ आयुष मंत्रालय भारत सरकार का ये भी शामिल था, ठीक है ना। इसका थीम क्या था? सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, टुवर्ड्स हेल्थ वेल बीइंग फॉर ऑल, ठीक है ना। और गुजरात घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? तो ध्यान रखना, गुजरात घोषणा पत्र पूछे तो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़ा हुआ है, WHO ने जारी किया है गांधीनगर में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र बनाने की बात कहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जामनगर गुजरात में ये WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का आधारशिला रखा है। तो कहाँ पे बनाया जाएगा? जामनगर में बनाया जाएगा। क्या? तो WHO पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? जामनगर में बनाया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये विकासशील देशों द्वारा जो पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये विकासशील देशों में स्थापित किया गया UN का पहला सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है, ध्यान रखना, विकासशील देश में स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है ना। पहला किसका? तो UN द्वारा पहला सबसे बड़ा पारंपरिक चिकित्सा केंद्र है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो अभी मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से ये राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया गया। ये इसका उल्लेख 2023-24 के बजट में भी किया गया था, और ये भी बोला गया था कि 2047 तक हम क्या कर देंगे? सिकल सेल एनीमिया का इरेडिकेशन कर देंगे या उन्मूलन कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम सिकल सेल एनीमिया के बारे में जाने तो ये रिसेसिव ऑटोनोमस डिजीज है, ठीक है, या ऑटो होमोलॉगस डिजीज बोल सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा होगा। जो भी इरेडिकेशन करेंगे सिकल सेल एनीमिया, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा के रूप में किया जाएगा। ये टोटल अगर देखा जाए तो 17 राज्यों को प्राथमिकता इसमें दिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, ध्यान रखना। ये अनुवांशिक रोग है, बता दिया कि ये जेनेटिकल डिजीज होता है और वो भी रिसेसिव होता है, ऑटो होमोलॉगस होता है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस के रूप में 19 जून को मनाया जाता है। अभी बेलीज मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो बेलीज मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO द्वारा, ठीक है ना। तो बेलीज में देखा जाए तो बेलीज पिछले 5 वर्षों में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश बन गया है। तो अमेरिकी क्षेत्र का चौथा और मध्य अमेरिका का दूसरा देश है बेलीज, जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। जाहिर सी बात है कि इससे पहले 3 देश पराग्वे, अर्जेंटीना और अल सल्वाडोर को 18, 19, 21, मतलब पराग्वे को 18 में, 2019 में अर्जेंटीना को, अल सल्वाडोर को 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, ठीक है ना। अतः बेलीज 2023 में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला ये कौन सा बन गया है? चौथा देश बन गया है। मतलब मध्य अमेरिका में देखा जाए तो तीसरा है, ठीक है ना। मध्य अमेरिका में दूसरा ही बनेगा, तीसरा कैसे? ये गलत है, ठीक है। तो चौथा ऐसे बना है पूरे अमेरिका में, और मध्य अमेरिका में दूसरा देश है बेलीज। 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त घोषित किया था, ये भी ध्यान रखना। अगर पूरे मलेरिया के मामले में देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के सबसे ज्यादा मामले भारत में है, 66%। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का 66% अकेले मलेरिया कहाँ पे देखने को मिलता है? भारत में देखता है। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ पे हुआ? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 ये बनारस में हुआ, ठीक है ना। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट बनारस में उद्घाटन किया गया, ठीक है ना। अब देखो इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो नीलगिरी तहर परियोजना
नीलगिरी तहर परियोजना किसने स्टार्ट किया? तमिलनाडु ने किया है। और ये नीलगिरी राजकीय पशु है किसका? तमिलनाडु का। ठीक है ना, तो तमिलनाडु ने ही नीलगिरी तहर परियोजना स्टार्ट किया है। इस प्रकार का पहली परियोजना है नीलगिरी तहर परियोजना, और ये 5 वर्षों तक लागू किया जाएगा नीलगिरी तहर परियोजना को। 7 अक्टूबर को तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया। कब? 7 अक्टूबर को। नीलगिरी तहर को देखा जाए तो IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड के रूप श्रेणी में शामिल है। कौन? नीलगिरी तहर। कहाँ पर पाया जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों के आसपास पाया जाता है। देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य देखा जाए तो कौन है? मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, ये 54वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है ना। 53वां कौन था? तो रानी दुर्गावती नहीं, ये 53वां के रूप में रानीपुर देखोगे, रानीपुर ये यूपी का है, वो 53वां बना था टाइगर रिजर्व में। वो पन्ना से रिलेटेड है, पन्ना कॉरिडोर है, पन्ना जिले से लगा हुआ है, या पन्ना टाइगर रिजर्व से लगा हुआ है रानीपुर, वो 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो ये अगर देखा जाए तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिला में ये विस्तृत है। कौन? ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये 54वां है, ध्यान रखना। लेकिन MP का देखा जाए तो 7वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। तो 7वां टाइगर रिजर्व के रूप में ये घोषित किया गया है। कहाँ पे? MP में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये बाघ अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का। हालांकि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा। इससे पहले क्या था? वो था नागार्जुन टाइगर रिजर्व था। अब कौन हो जाएगा? ये। ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य देखा जाए, टाइगर रिजर्व कुल 7 हैं। तो कौन कौन है? कान्हा है, सतपुड़ा है, संजय डुबरी है, पेंच है, बांधवगढ़ है, पन्ना है और वीरांगना दुर्गावती है। ठीक है ना। अभी नमो 108 क्या है? तो ये कमल की नई प्रजाति है। यही पूछा जाए कि नमो 108 क्या है? कमल की नई प्रजाति है ये, जिसमें 108 पेटल्स होंगे, पंखुड़ियां होंगी इस कमल के नई प्रजाति में। ठीक है ना। तो इसी को जो पेटल 108 होंगे उसी को नाम दिया गया है नमो 108। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो जो लखनऊ के NBRI इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना। तो ये जो 108 नमो 108 कमल की प्रजाति है, ये वेदर रेजिलिएंट प्लांट है, वेदर रेजिलिएंट प्लांट के रूप में माना जाता है। एक्चुअली में ये 108 प्रजाति की खोज पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। ठीक है ना। और पहला भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम पूरी तरह क्या कर दिया गया है? सीक्वेंस कर दिया गया है, अनुक्रमित कर दिया गया है। नमो 108 भारत में कमल की पहली ऐसी प्रजाति है जिसका जीनोम क्या कर लिया गया? सीक्वेंस कर लिया गया है। ठीक है ना। अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट आया 2022 की। तो 29 जुलाई को क्या वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है? 5वें चक्र के परिणाम घोषित किया गया। और रिपोर्ट का नाम क्या था? तो नाम था स्टेट ऑफ टाइगर को प्रेडेटर एंड प्रे इन इंडिया 2022 के रिपोर्ट के नाम से पब्लिश किया गया। किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया ये रिपोर्ट? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें अभी टोटल बाघों की संख्या कितना हो गया? 3682 हो गया। 3682 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर। भारत विश्व के 75% से अधिक जंगली बाघों का निवास स्थल माना जाता है। 2018 में जो बाघों की जनगणना की गई थी, उस समय बाघों की संख्या कितनी थी? 2967 था। अभी कितना हो गया? तो 3682। ये डिफरेंस भी ध्यान रखना, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ठीक। कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक बताया गया 260। तो किस अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है? तो कार्बेट बाघ अभ्यारण्य में, ये ध्यान रखना। उसके बाद कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है, उसमें सेकेंड नंबर पे। और कर्नाटक के ही नागरहोल बाघ अभ्यारण्य में
141 बाघ हैं तीसरे नंबर पे। तो सबसे ज्यादा कार्बेट में, उसके बाद बांदीपुर में और तीसरे नंबर पे नागरहोल में बाघों की संख्या देखी गई। सबसे ज्यादा अगर बाघों की संख्या देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन था? मध्य प्रदेश था, 785 बाघ वहां पे है। कर्नाटक में 563 है, उसके बाद उत्तराखंड में है 560। यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में 205 बाघों की संख्या देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितना दर्ज किया गया? 205। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष हो गए। तो पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना। तो इस 50 वर्ष के पूर्ण होने पे नरेंद्र मोदी जी ने मैसूर कर्नाटक स्थित मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सव मनाया, ठीक है ना, उद्घाटन किया। तो कहाँ पे? तो मैसूर में किया, कर्नाटक में। ध्यान रखना इस बात को भी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया 9 अप्रैल 2023 को। इसमें 7 प्रमुख बिग कैट अलायंस शामिल होंगे। एक होगा बाघ, दूसरा होगा शेर, तीसरा तेंदुआ, चौथा हिम तेंदुआ, पांचवा प्यूमा और छठवां जगुआर और सातवां चीता। तो इन सातों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया 9 अप्रैल 2023 को। अच्छा, भारत में चीते का पुनर्वास कराया गया। तो 17 सितंबर 2023 को याद होना चाहिए, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश में नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे वो छोड़े गए पहली बार 17 सितंबर 2022 को। इस 8 में से 5 मादा चीते थे और 3 नर थे। जैसा कि जानते हो कि 1952 में चीता भारत से क्या हो गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था, विलुप्त हो गया था 1952 में ही। और फिर 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाके कहाँ पे छोड़ दिए गए? कुन्नो राष्ट्रीय में उद्यान में छोड़ दिया गया। देखो, पहला ऐसा विश्व का प्रथम परियोजना है जो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण किया गया है चीतों का या विशाल जंगली मांसाहारी जानवर का। तो वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट माना जाता है इसको। तो 2 शिफ्ट में हुआ था, एक शिफ्ट में सितंबर में हुआ और 18 फरवरी 2023 को दूसरा शिफ्ट दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। कितने? 12 लाए गए थे। तो ये ध्यान रखना, टोटल 20 लाए गए थे और 20 चीतों में हालांकि अभी जब तक रिपोर्ट आया 6 वयस्क चीतों की क्या हो गई है? मौत हो गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में बात करा जाए तो उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। गंधमर्दन पहाड़ी, ध्यान रखना, ये तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। कहाँ का? उड़ीसा का है, ठीक है ना। इससे पहले महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत के रूप में घोषित किया गया था। ओडिशा का द्वितीय जैव विविधता विरासत के रूप में महेंद्रगिरी पहाड़ी था और तीसरा कौन है? तीसरा है गंधमर्दन पहाड़ी था, ठीक है ना। वहीं पहला अगर देखा जाए जैव विविधता विरासत स्थल मंसरू था, मंसरू। तो मंसरू पहला, दूसरा महेंद्रगिरी और तीसरा आपको बताया गंधमर्दन पहाड़ी, ठीक है ना। वैसे ही अगर देखा जाए तो पूरे जैव विविधता विरासत स्थल में पहला तमिलनाडु का कौन घोषणा किया गया था? अरिटा पट्टी को घोषित किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा, ठीक है। भारत में 44 जैव विविधता विरासत स्थल है। कितने? तो 44 है बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल के बारे में बात करते हो, ठीक है। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमेरिंड ग्रोव, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है, इसको घोषित किया गया था। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 10 जैव विविधता विरासत स्थल है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। पहला कहाँ पे? तो बेंगलुरु कर्नाटक का जो नेल्लोर टर्मिंड ग्रुप है उसको घोषित किया गया था। अभी इसकी बात किया गया उड़ीसा में, तो उड़ीसा में 3 घोषित किया गया, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में 1 जैव विविधता विरासत स्थल है, ये भी ध्यान रखना इस बात को। भारत में
75 रामसर स्थल, अभी तो हाल ही की रिपोर्ट में तो 80 हो गए, बट अभी 75 से ही पूछा जाएगा। तो 13 अगस्त 2023 को 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में सूचित किया गया है। ठीक है, रामस्थल सूची में शामिल किया गया 11 नई आर्द्र भूमि को, तो वेटलैंड को शामिल किया गया। तो अब टोटल 75 हो गया है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेटलैंड कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे यूपी है। तो दूसरे नंबर पे यूपी है, ये ध्यान रखना। 10 है, तो एक है ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ये 2005 में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश का पहला वेटलैंड घोषित किया गया था। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यही उत्तर प्रदेश का वेटलैंड है, ऊपरी गंगा नदी सबसे बड़ा। ठीक है ना, ऊपरी गंगा नदी। अगर इसको हटा दिया जाए तो हैदरपुर आर्द्र भूमि आ जाता है दूसरे नंबर पे। तो अगर ऊपरी गंगा नहीं होगा तो हैदरपुर आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। और उसके बाद तीसरे नंबर पे बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, और आखिरी रूप से यही घोषित किया गया था। तो ऊपरी गंगा नदी, हैदरपुर आर्द्र भूमि, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पर्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य और सरसई झील, ये 10 घोषित किए गए उत्तर प्रदेश के वेटलैंड के रूप में। और ध्यान रखना इसके जगह जिले भी उत्तर प्रदेश से पूछे जा सकते हैं कि किस जिले में है। ठीक है ना, तो ओवरऑल 75 देखने का मतलब नहीं है, एक लुक जरूर देख लेना, पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से एक लुक देखने के से पता चल जाएगा कि कहीं से पूछ लिया जाए, जैसे रुद्र सागर झील कहाँ पड़ता है, तो त्रिपुरा में पड़ता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन मिलाने के लिए आ सकता है एनवायरमेंट में। अब आते हैं डिफेंस साइंस में या रक्षा विज्ञान में। तो आईएनएस इम्फाल भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो आईएनएस इम्फाल से दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि पहला ऐसा युद्धपोत है जो उत्तर पूर्व के किसी शहर के नाम पे रखा गया है, किसको, ये आईएनएस इम्फाल। तो पहला ऐसा युद्धपोत है। दूसरी बात है आईएनएस इम्फाल ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पहला ये युद्धपोत भी है। ठीक है ना, तो ये है आईएनएस इम्फाल परियोजना 15B के तहत बनाया जा रहा है। ध्यान रखना परियोजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इम्फाल जो 15B के तहत बनाया गया है, इसके तहत 4 पोतों का बनाया जाएगा, युद्धपोत 4 युद्धपोत बनाया जाएगा, जिसमें आईएनएस विशाखापत्तनम, आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस इम्फाल और आईएनएस सूरत, ये 4 बनाए जाएंगे युद्धपोत। और ये परियोजना या प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाए जाएंगे। ठीक है ना, पहला अगर देखा जाए तो बी के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी, या इसी को बोलते हैं विशाखा, प्रोजेक्ट 15B को ही क्या बोलते हैं, विशाखापत्तनम श्रेणी विध्वंसक युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, नेक्स्ट, ये इम्फाल को बनाया किसने है, तो इंडिजिनियस वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें 75% स्वदेशी उपकरण यूज किए गए हैं। ठीक है ना, समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, और इसका परीक्षण किसने किया, ध्यान रखना डीआरडीओ ने नहीं किया, बल्कि भारतीय वायुसेना ने किया। अस्त्र शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान किया गया, ध्यान रखना अस्त्र शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान किया गया। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है समर। ठीक है ना, इसका परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया, तो सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन है यहाँ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा बीच भी है सूर्यलंका, वहां पे किया गया। ठीक है, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा के तट पे है, वहां से इसका परीक्षण किया गया। ये एसआरबीएम है, ध्यान रखना शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लघु दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। ये सतह से सतह पे मार करने वाला मिसाइल है, कौन, प्रलय। तो ये ध्यान रखना सतह से सरफेस टू सरफेस है। इसका रेंज देखा जाए तो 350 से 500 किलोमीटर इसका रेंज है। अगर प्रलय की तुलना किया जाए तो डोंगफेंग 12 है जो चीन के, उसके समतुल्य है, और रूस के NK 720 इस्कांदर उसके समतुल्य माना जाता है, किसको, प्रलय को। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, वो विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड राजनाथ सिंह के द्वारा लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया। तो न्योमा एयरफील्ड विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है, ध्यान रखना। ये 13,700
10 फीट की ऊंचाई पर स्थित है न्योमा एयरफील्ड, ठीक है ना। लद्दाख में अगर देखा जाए तो ये तीसरा लड़ाकू एयरबेस होगा। इससे पहले ले था, दूसरा थोइस था, और ये तीसरा न्योमा हो गया, ठीक है, न्योमा, ठीक है। अभी IL-38 श्री ड्रैगन सेवा मुक्त हो गया। IL-38 सी ड्रैगन क्या हो गया, सेवा मुक्त हो गया। ध्यान रखना, IL-38 विमान जब सेवानिवृत्त हुआ तो उसका जगह कौन लिया, P-8I विमान ने लिया। ये पूछा जा सकता है कि ये IL-38 क्या है, तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट था। ध्यान रखना, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है और समुद्री गश्ती या टोही विमान भी था। उसकी जगह पे P-8I स्थान ले लिया, तो IL-38 सी ड्रैगन की जगह P-8I विमान ने जगह लिया। ध्यान रखना, एंटी ड्रोन प्रणाली अभी इंद्रजाल है, ये ध्यान रखना। पहला AI सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली है जिसका नाम है इंद्रजाल, भारत का पहला है। ये इंद्रजाल हैदराबाद के एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, उसके द्वारा निर्माण किया गया है इंद्रजाल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। AI युक्त एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है, इंद्रजाल, और किसने बनाया है, ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है, ठीक है ना। अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अस्त्र मिसाइल, ध्यान रखना, अस्त्र मिसाइल पहली बार LCA तेजस लड़ाकू विमान से ये अस्त्र मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है ना। इससे पहले ये सुखोई से किया जाता था, तो अब पहली बार किया गया है। ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखना। ये एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका रेंज कितना है, 100 किलोमीटर है। अभी प्रबल रिवॉल्वर क्यों न्यूज में रहा, तो भारत की पहली लंबी दूरी लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। ये साइड स्विंग सिलेंडर से लैस है, ठीक है ना, और इसका निर्माण कानपुर में स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रबल का निर्माण किया गया है। इसका रेंज कितना है इस रिवॉल्वर का, 50 मीटर है। तो ध्यान रखना, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, तो प्रबल पूछा जाए तो प्रबल रिवॉल्वर है। प्रोजेक्ट कुशा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट कुशा किससे रिलेटेड है, तो लंबी दूरी की सतह से वायु, सरफेस टू एयर मार करने वाली, ध्यान रखना, सरफेस से एयर मार करने वाली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की प्रणालियों को विकास करने का कार्यक्रम है। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए जाएंगे, विकास किया जाएगा, इसी कार्यक्रम से रिलेटेड है प्रोजेक्ट कुशा। आप लोग कुछ जानते होंगे कि एयर डोम जैसे इजराइल का है कि कोई भी मिसाइल जैसे लॉन्च करता है तो वो क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है एयर डोम मॉडल, वैसे ही कुछ DRDO द्वारा विकसित किया जाएगा। इसमें 3 रेंज के होंगे, ध्यान रखना, 3 रेंज के होंगे मिसाइल, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक के प्रहार करने में सक्षम होंगे। ऐसे मिसाइल किया जाएगा, और ये मिसाइल जो बनाए जाएंगे, जो हवाई खतरे होंगे या कोई स्टील लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल या मानव रहित विमान आदि का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के उद्देश्य से बनाया जाएगा। मतलब कि ये एक तरह से एयर डोम होगा, वहां पे अगर कोई आ रहा है तो ये मिसाइल लॉन्च हो जाएगा और उसको इसमें टेरिटरी में आने से पहले उसको क्या कर दिया जा सकता है, ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसा DRDO के द्वारा बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। इसी को प्रोजेक्ट कुशा के नाम से जाना जा रहा है। INS कृपाण ये वियतनाम को दिया गया है, ये ध्यान रखना। तो भारत के द्वारा जो मिसाइल कार्वेट नाम था, मिसाइल कार्वेट, उसी का INS कृपाण नाम है। पहली बार किसी मित्र देश को क्या ये सेवारत युद्धपोत उपहार में दिया गया है, किसको दिया गया है, वियतनाम को दिया गया है, ठीक है। INS कृपाण अगर देखा जाए तो खुखरी श्रेणी का, ध्यान रखना, खुखरी श्रेणी का तीसरा स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट था है, ठीक है ना, और 1991 में शामिल किया गया, उसी को वियतनाम को दे दिया गया। सर्वेक्षण पोत संशोधक, सर्वेक्षण पोत, ये सर्वे पोत है संशोधक, ध्यान रखना, लार्सन एंड टूब्रो और गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा ये बनाया जा रहा है। ये चौथा पोत है। इस परियोजना के तहत अगर देखा जाए
तो कौन कौन बनाया जा रहा है? आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक, आईएनएस इच्छक और आईएनएस संशोधक। ये जलावतरण अभी आईएनएस संशोधक का किया गया। इससे पहले 4 दिसंबर 2023 को आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। तो ध्यान रखना, संशोधक का जलावतरण किया गया और संधायक का भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात को, ये बताया ना, जलावतरण कर दिया संशोधक का, चेन्नई में इसको कर दिया गया, ठीक है ना। जलावतरण किया संशोधक का। दोनों एक जैसे नाम लगते हैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। आईएनएस संधायक को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया कहां से? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया और ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था किसका? अग्नि प्राइम का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका सरफेस टू अग्नि प्राइम सरफेस टू सरफेस मार्च करने वाली मिसाइल है। इसकी क्षमता अगर देखा जाए तो रेंज क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमबी एम्प्रेस। एमबी एम्प्रेस भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है। तो ये क्रूज पोत एमबी एम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है एमबी एम्प्रेस और चेन्नई से कहां रवाना किया गया? श्रीलंका, ठीक है। तो चेन्नई से स्टार्ट किया गया और ये श्रीलंका के 3 पोर्ट पे गया। कहां पे? हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतुराई, ये 3 पोर्ट पे गया। तो ध्यान रखना पोर्ट भी। पीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा ये सफल परीक्षण किया गया। अगर देखा जाए तो ये भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण किया। कहां से? तो उड़ीसा के तट से किया, ठीक है ना। उड़ीसा के तट से किया। ये समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है ना। पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रोथ, ये पनडुब्बी रोधी पोत है जिसका नाम है एंड्रोथ, उसको लॉन्च किया गया। ये आईएनएस एंड्रोथ कोलकाता के हुगली नदी में लॉन्च किया गया। किसने बनाया? तो मेसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का परियोजना का दूसरा पोत माना जाता है, ठीक है ना। पहला कौन था? तो पहला था ये पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट अर्डाला का जलावतरण 20 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया था, ठीक है। एंड्रोथ के बाद पहले अर्डाला को किया गया था। आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल हो गया। स्कॉर्पियन श्रेणी का था या इसी को कलवरी श्रेणी का बोला जाता है। आईएनएस वागीर को मुंबई में नौसेना में शामिल कर दिया गया। आईएनएस वागीर पश्चिम नौसेना कमान में पनडुब्बी का अंग बनाया गया आईएनएस वागीर को, ठीक है ना। स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन थी? तो कलवरी थी, पूछा जाता है आईएनएस कलवरी। दूसरी पनडुब्बी देखा जाए तो आईएनएस खंडेरी थी और तीसरी देखा जाए तो आईएनएस करंज, ठीक है ना। और चतुर्थ कौन था? आईएनएस वेला और पांचवा है वागीर, ठीक है ना। और छठवां अंतिम आईएनएस वागसीर का वर्तमान में परीक्षण चल रहा है, परीक्षण चरण में है। तो छठवां आईएनएस वागसीर है। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन बनेगा। 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक का विकास की घोषणा किया है भारत ने। तो पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा होगा? स्काई हॉक होगा और इस ड्रोन का विकास एक स्टार्टअप आईजी ड्रोन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो प्रचंड है क्या? ध्यान रखना, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, विकसित किया गया है? तो HAL द्वारा किया गया है। ये पहला स्वदेशी मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 2 इंजन के द्वारा संचालित है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रचंड है क्या? तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड, बस यही पूछा जा सकता है। आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया गया। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया और प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी का अरब सागर में क्या किया गया? जलावतरण किया गया। 17
अगस्त 2023 को 17 प्रोजेक्ट 17A के तहत INS बिंदगिरी का भी जलावतरण हो चुका है, ठीक है ना। और 17A जो प्रोजेक्ट 17A है उसके तहत INS तारगिरी के मुंबई में भी जलावतरण हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये 17A के तहत प्रोजेक्ट के तहत नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी और हिमगिरी, दूनागिरी, बिंदगिरी, ये जितने हैं ये सब बनाए जाएंगे 17A की तरह। लेकिन महेंद्रगिरी तक ये बनाया जाएगा MDL के द्वारा, ठीक है, MDL के द्वारा बनाया जाएगा और GRSE के द्वारा बनाया जाएगा हिमगिरी, दूनागिरी, बिंदगिरी, ठीक है ना। INS विक्रांत पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ये क्यों न्यूज में रहा? अभी इसमें रात में पहली बार मिग 29 के विमान को लैंड कराकर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज किया। INS विक्रांत में इसको मिग 29 को लैंड कराया गया, ठीक है ना। ये किसके द्वारा, ये इसका निर्माण किया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना। भारत में सामुद्रिक इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे विशाल युद्धपोत है ये, ठीक है ना, विक्रांत। और नौसेना हेतु डिजाइन एवं निर्मित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत भी है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो युद्धपोत के बारे में जो युद्ध अभ्यास कौन कौन से हुए, प्रमुख युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। तो एक्स बिनबैक्स किसके किसके बीच में होता है? भारत और वियतनाम के बीच में होता है, ये सैन्य अभ्यास है। ये चौथा संस्करण हुआ, कहाँ पे हुआ? हनोई वियतनाम में हुआ। कहाँ पे हुआ? हनोई वियतनाम में हुआ। देखो इससे एक क्वेश्चन तो पक्का है आने वाला, तो ये ध्यान रखना। सूर्य किरण ये आपका कौन सा 17वां नंबर का हुआ, ठीक है। ये भारत और नेपाल के बीच में होता है। ये संयुक्त सैन्य परीक्षण है, 17वां नंबर का हुआ। कहाँ पे हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया हिंद किसके बीच में होता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है, द्वितीय संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। काजिंद किसके के बीच में होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 7वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? कजाकिस्तान में हुआ, ये ध्यान रखना। बोंगो सागर इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। और नौसेना अभ्यास है, ये चौथा संस्करण हुआ। कहाँ पे? ये बोंगो सागर हुआ, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश में। हरिमऊ शक्ति की बात करें तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये भी वार्षिक द्विपक्षीय वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ये उमरोई छावनी मेघालय में हुआ। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर में हुआ। ये नौसेना अभ्यास है, 30वां संस्करण हुआ और ये सिंगापुर में आयोजित किया, ठीक है। मालाबार देखा जाए तो ये बहुराष्ट्रीय है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा किया जाता है। ये समुद्री अभ्यास है। इस बार किसने मेजबान किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। और भारत की तरफ से INS कोलकाता, INS सहाद्री और P8I-1 समुद्री गश्ती विमान इसमें शामिल रहे, ठीक है। नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया में किया जाता है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 15वां संस्करण किया गया। उलान बटोर मंगोलिया में किया गया। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में है, 7वां संस्करण। वीडियो रुक गया था, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे जिमेक्स 2023 कहाँ हुआ? भारत किसके किसके बीच में हुआ? भारत और जापान में। ये समुद्री अभ्यास था, 7वां संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। और इसमें INS दिल्ली, INS कामोर्ता, INS शक्ति क्या किए? पार्टिसिपेट किए। एक्वेरिन भारत और मालदीव में होता है। ये सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 12वां संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में हुआ। नेक्स्ट है अल मोहेद अल हिंदी, इंपॉर्टेंट है। अल मोहेद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, नौसेना अभ्यास है, द्वितीय संस्करण हुआ। और ये अल जुबैल सऊदी अरब में आयोजित किया गया। अल मोहेद अल हिंदी में नौसेना के INS तर्कस, INS सुभद्रा और डॉनियर समुद्री गश्ती विमान द्वारा प्रतिभाग लिया गया। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास है, चौथा संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ। INS कवरती और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान द्वारा और साथ ही चेतक हेलीकॉप्टर इसमें पार्टिसिपेट किए। अजय वारियर किसके बीच में होता है? भारत और यूपी के बीच में होता है, 7वां संस्करण है।
और सैलसीबरी मैदान यूके में आयोजित किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोप इंडिया, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ये वायुसेना अभ्यास है, ध्यान रखना, कोप इंडिया वायुसेना अभ्यास है, छठा संस्करण है। इसमें भारत की तरफ से राफेल, तेजस और सुखोई जुगुआर 80C पार्टिसिपेट किए। सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ 10वां संस्करण है। ये समुद्री अभ्यास है, कोलंबो में आयोजन किया गया। इसमें INS किलाटन था और INS सावित्री दोनों पार्टिसिपेट किए, ठीक है। कोबरा वॉरियर देखा जाए तो ये बहुपक्षीय है और ये वायुसेना बहुपक्षीय अभ्यास है। कहाँ पे हुआ? तो ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेंडिंगटन एयरफोर्स बेस पे आयोजित किया जाता है, ब्रिटेन में हुआ कोबरा वॉरियर, ध्यान रखना। अभ्यास कोंकण, ये भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के द्वारा किया गया। ये रॉयल नेवी किसका है? ब्रिटेन का, ध्यान रखना। ये समुद्री अभ्यास था और इसमें INS त्रिशूल पार्टिसिपेट किया। अरब सागर में कोंकण तट पे ये कोंकण हुआ, अभ्यास कोंकण। डेजर्ट फ्लैग ये भी बहुपक्षीय है, वायुसेना अभ्यास है, ध्यान रखना। और 8वां संस्करण हुआ कहाँ पे? UAE में आयोजित किया गया, डेजर्ट फ्लैग। कटलेस एक्सप्रेस का बात करें तो ये भी कटलेस एक्सप्रेस बहुपक्षीय है, समुद्री अभ्यास। और अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इसका नाम जाना जाता है क्या? IMX या IMX CE-23, ये खाड़ी में आयोजित किया गया। इसमें INS त्रिकन ने पार्टिसिपेट किया कटलेस में। बोल्ट कुरुक्षेत्र भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के द्वारा किया जाता है। ये जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पे अभ्यास किया गया, 13वां संस्करण था। पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था बोल्ट कुरुक्षेत्र, तो भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के साथ होता है, ठीक है ना। ला पेरोस 2023, ये भी बहुपक्षीय था, नौसेना अभ्यास है, आयोजन हिंद महासागर में किया गया, ठीक है ना। तीसरा संस्करण था, ठीक है ना। और इसमें INS सहाद्री और INS ज्योति शामिल हुए, ठीक। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास है, तिरुवनंतपुरम में होगा और पहला संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहला संस्करण है फ्रिंजेक्स का। धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में होता है, चौथा संस्करण जापान में आयोजित किया गया। सिन्यू मैत्री के बारे में बात किया जाए तो भारत और जापान के बीच में होता है, वायुसेना अभ्यास है। ये अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो धर्म गार्जियन के साथ आयोजित किया गया, ध्यान रखना, धर्म गार्जियन के साथ। ट्रोपेक्स 2023, ये भारतीय नौसेना के द्वारा है, नौसेना अभ्यास है और ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास यही ट्रोपेक्स है, ध्यान रखना। इसमें सी विगिल और एम्फेक्स शामिल हुए थे ट्रोपेक्स में। अभ्यास दस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, सैन्य अभ्यास है, चौथा संस्करण है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया था। वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, ये वायु रक्षा अभ्यास है, ध्यान रखना। और ये जापान के हाइकुरी एयरबेस पे हुआ, ठीक है ना। अभ्यास लास्ट अभ्यास है, अभ्यास एम्फेक्स, ये भारत की जल और थल वायुसेना के द्वारा किया गया। ये सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास माना जाता है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पहली बार आयोजित किया गया एम्फेक्स को। तो ये हमारा साइंस एंड टेक का इम्पोर्टेंट जो था वो कवर कर लिया। चलिए, थैंक यू सो मच।